दोस्तों वी ऑल नो कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने स्टोर अपने इंडिया में लगा रही थी। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे इंडियंस को पढ़ाकर कुछ लोग सिफारिश के बल पर वहाँ पे एंट्री पा रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से कंपनी ने एक ओपन कंपटीशन की प्रावधान रखा। इस चार्टर्ड एक्ट में आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये प्रोविज़न सेट करा कि जो एग्ज़ाम में पास होंगे वही लोग नौकरी प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा कोई भी अनएजुकेटेड एंट्री नहीं पा सकता। कोई भी अनएजुकेटेड बंदे को हम नौकरी में नहीं लेंगे। तो हमें यहाँ पे समझ में आता है किस तरह से हम लोगों ने ये जो इंडियन सिविल सर्विस है वो इंडिया में स्टार्ट करी टू टेक एंट्री इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। कंपनी में जो लोग नौकरी लेना चाहते हैं, पहले वो ये एग्ज़ाम पास करो, देन यू विल एंटर्ड इन द एग्ज़ाम। सो ये सबसे पहला प्रोविज़न चार्टर्ड एक्ट 1853 में हमें देखने को मिलता है, जिसमें रिटन या मेरिट लिस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और इस सबसे पहला एग्ज़ाम जो इन्होंने वो किया था, क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विस। सो दूसरी बात हम देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से पिछले एक्ट में हमने देखा कि किस तरह से जो गवर्नर जनरल इंडिया का जो गवर्नर जनरल था वो किस तरह से काम कर रहा था। उसकी एक एडवाइजरी काउंसिल थी, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एडवाइजरी काउंसिल थी जिसके पास कुल 10 मेंबर्स थे, जो कि उनको लॉ बनाने के समय एडवाइस किया करते थे और लॉ को एग्जीक्यूट करने में भी उनको हेल्प किया करते थे। मतलब दोनों मिक्सचर थे, दोनों एडवाइस कर रहे थे, दोनों ही क्या कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, इसीलिए इस एक्ट में 1853 में ये प्रोविज़न सेट करा गया कि यहाँ पे अलग अलग काउंसिल बनाई जाएगी, मतलब कि दोनों का वर्क अलग अलग होगा। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस। सो वी ऑल नो दैट कि दोनों लॉ बनाने वाली जो काउंसिल है वो अलग ही होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी अलग होनी चाहिए। तो इस चार्टर्ड एक्ट में 1853 में इन्होंने लेजिस्लेटर को और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दोनों को अलग अलग एडवाइजरी बना के किया। और इसी में जो मेंबर्स थे, 10 मेंबर जो हमने देखे इसमें, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको एडवाइस कर रहे थे, मिक्सचर मतलब सेपरेट नहीं होके इकट्ठे कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक 5 मेंबर स्पेसिफिक लॉ बनाने के लिए रखा और 5 मेंबर जो थे वो एग्जीक्यूटिव के लिए रखा। तो कहने का मतलब यहाँ पे सेपरेट हो गया, एडवाइजरी काउंसिल सेपरेट हो गई, 5 मेंबर्स। तो जैसे ही हम देखते हैं, जब हमारा स्वतंत्र भारत में हम देखते हैं, तो जैसे यही लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाते हैं यही क्या बन गई, पार्लियामेंट बन गई। तो हम सब देखते हैं कि जो भी हमने पॉलिसी बनती है, पहले लोकसभा में जाती है, फिर राज्यसभा में जाती है, देन प्रेसिडेंट के साइन होके एक्ट बन जाता है। तो मतलब उस एक्ट को लागू करने वाले कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, और उसी के एक परमानेंट बॉडी होती है, दैट इज़ जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, ये तीनों आफ्टर इंडिपेंडेंस वी गॉट द मीनिंग ऑफ दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो both have 5 members introduced in this act, and this was the last act which was introduced in the Chartered Act. So now we will discuss 1857. So we all know कि 1857 there was a revolutionary revolt was happened 1857, जहाँ पे इंडियन लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था, जिसमें हर एक अलग अलग तबके के लोग जो थे वो एक साथ क्रांति करने के लिए ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ क्रांति करने के लिए वो आए थे। और देन वी आर डिस्कसिंग हियर दैट किस तरह से जो है क्रांति के बाद जब इतनी ज़्यादा क्रांति हो गई थी तो
ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इसमें रेनोवेश करने की ज़रूरत है और इसमें थोड़ा अपनी इमेज को ढकाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश क्राउन का शासन लाया। मतलब टोटली 1858 से लेकर 1947 तक ये क्राउन का जो रूल है स्टार्ट करा। हम सबको पता है जो ब्रिटिश क्राउन है वो इंग्लैंड में मतलब यूके में मतलब ब्रिटेन है, ठीक है। तीनों वर्ड्स इक्वली सेम है। सो कहने का मतलब है कि किस तरह से 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन का राज चला। क्राउन ने किस तरह से ये प्रोक्लेमेशन किया, मतलब घोषणा करी, क्या क्या घोषणा करी ये हम देखेंगे। अब देख लेते हैं हायरार्की क्या है। ब्रिटिश क्राउन के अंडर आती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है? जहाँ पे कैबिनेट पार्लियामेंट में हो गए जैसे लोकसभा राज्यसभा। हमारे इंडिया में तो लोकसभा राज्यसभा, बट ब्रिटेन में कुछ और है, नाम कुछ और है, पर उनके यहाँ पे भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पॉलिसी किसकी बनेगी? जो मेजॉरिटी पार्टी की होगी, राइट। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई बीजेपी जीत गई तो बीजेपी ही पॉलिसी बनाएगी। बीजेपी के जो उसके मेंबर्स होंगे या कैबिनेट होगी वही पॉलिसी को मेकर करेंगे। तो उन्हीं के अंदर कैबिनेट बनेगी। पार्लियामेंट के अंडर मेजॉरिटी पार्टी की ब्रिटिश कैबिनेट बनेगी और इसी तरह से वो कैबिनेट अलग अलग मंत्रालयों में बढ़ जाएगी। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है यतेंद्र सिंह है, तो इस तरह से डिफरेंट मंत्रालय दे दिए जाएंगे। जैसे कि डिफेंस की हो गई, जैसे कि गृह मंत्रालय हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई। तो डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ है वो बटी, राइट। ब्रिटिश कैबिनेट क्या है? मतलब कि उसमें मिनिस्टर्स पॉलिसी बनाएंगे। और इंडियन मिनिस्ट्री अब यहाँ पे बात आती है कि किस तरह से अब ब्रिटिश क्राउन ने एक सिस्टमैटिकली अपने यहाँ पे रूल करना चाहा। तो कहने का मतलब है कि वो जैसे कि ब्रिटिश कैबिनेट थी तो उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडियन मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उसके साथ इंडियन मिनिस्ट्री भी बनाई। इंडियन मिनिस्ट्री में क्या था हम देखते हैं। इंडियन मिनिस्ट्री में हमारे इंडियन मिनिस्ट्री में का एक मिनिस्टर था। ब्रिटिश कैबिनेट का होता है, वो यूके में होता है और इसमें ब्रिटिश। अब इंडियन मिनिस्ट्री है उसको देखने वाला एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनाया गया, जो कि यहीं पे रहेगा, यूके में ही रहकर क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा? गवर्नर जनरल से। गवर्नर जनरल जिसको रीनेम किया गया है एज अ वाइसरॉय, राइट। वाइसरॉय कहा जाता था उसको। और इंडिया में ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव कौन क्या है? वाइसरॉय। इंडिया में जो ब्रिटिश क्राउन का जो जिसको चलाएगा वो सुप्रीम अथॉरिटी किसको कहा गया है? वाइसरॉय को। वाइसरॉय जो है क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा किसको? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इसको हेल्प करेंगे 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल इसके साथ बिठाई जाएगी वहाँ पे। और ये 15 लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताएंगे। ये सब मिलाकर इंडियन मिनिस्ट्री को चलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन मिनिस्ट्री उस समय 60% ऑफ द इंडिया उनके पास था। सारे इंडिया को रन कर रहे थे वो। सिर्फ 40% प्रिंसली स्टेट के अंडर था। और ये भी हम देखेंगे प्रिंसली स्टेट को उन्होंने कैसे गवर्न करा। तो हालांकि 60% जो था गवर्नमेंट जो शासन था वो कौन चला रहे थे? ब्रिटिशर्स चला रहे थे। तो हम सब जानते हैं इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स की एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। 15 लोग इसको हेल्प करते थे और इसको इन्फॉर्मेशन ये देता था, वाइसरॉय देता था, जो कि इंडिया में रहता था। इंडिया में रहकर इतने सारे लोगों को हेल्प करता। और इसी के नीचे काउंसिल थी, वो भी इंडिया के। इसके नीचे काउंसिल कैसी थी? जैसे कि यही हमने अभी पढ़ा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि इनको लॉ बनाने में और एग्जीक्यूट करने में मदद करती थी। हालांकि पॉलिसी तो वही बनाएंगे, ठीक है, इंडियन मिनिस्ट्री वाले ही बनाएंगे या इन सब मिला के कैबिनेट ही बनाएगी,
बट इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको सब काम करना है, ठीक है। इतने बड़े इंडिया को संभालने के लिए इसको ये 2 बॉडी तो मिलेंगी, ओके। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से जो है सो नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर दैट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय, जो कि अब देखो यहाँ पे ये पूरा इंडिया है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया को 60% और 40% मान लो, ठीक है। तो 40% एरिया जो है वो प्रिंसली स्टेट का था, किंग्स का था, राइट। और ये जो 60% आपको दिख रहा है, ये सारा एरिया किसके अंडर आता था? ब्रिटिश के अंदर आता था। तो इन्होंने क्या किया, जब घोषणा कर रही थी ये क्राउन कि हम ऐसा कर रहे हैं, कंपनी रूल को ख़त्म कर रहे हैं और हमारा अब क्राउन का शासन चलेगा, राइट। तो इन्होंने क्या किया घोषणा में, उन्होंने कहा कि जो 60% तो टोटली इंटरफेरेंस जो है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट की रहेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की रहेगी, ब्रिटिशर पार्लियामेंट की रहेगी। पर जो प्रिंसली स्टेट है उसमें ब्रिटिश पैरामाउंसी लगाई गई। ब्रिटिश पैरामाउंसी क्या होती है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं कि जैसे प्रिंसली स्टेट जो भी फैसले लेती है, मान लो कि इंटरनल मैटर्स है, मान लो कि कैसे काम करना है इंडिपेंडेंटली, वो सब कुछ देखना है, लॉ एंड ऑर्डर एंड एवरीथिंग, इंटरनल डिसीजंस उनके जो भी प्रजा के लिए उन्हें डिसीजन लेने हैं, कोई डेवलपमेंट करनी है अंदर अपनी टेरिटरी के अंदर, तो वो कर सकती है, इंडिपेंडेंट है वो। जब एक्सटर्नल मैटर पे अपना राय रखेगी तो वो 3 मैटर जो हैं, जैसे कि फॉरेन, जैसे कि बहुत सारे देशों के साथ संबंध बनाना, उनसे ट्रेड करना, उनसे बहुत सारी अपनी हित सोचना फॉरेन कंट्री से, और डिफेंस के बारे में मान लो कि आर्मी को सशक्त करना, और बहुत सारी चीज़ें डिफेंस में आ गई, कम्युनिकेशन में आ गई कि कोई जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे, रोड्स, इन सब को डेवलप करना। तो ये सारे एक्सटर्नल मैटर्स प्रिंसली स्टेट ने किसको दे दिए? ब्रिटिशर पार्लियामेंट को दे दिए कि ये तीनों मैटर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्राउन देखेगी, और बाकी जो इंटरनल मैटर्स है वो हम खुद ले लेते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि जो ब्रिटिशर थे, क्या कहते हैं, जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट थे, वो तीनों वो इनको क्यों देती थी, बताओ क्यों दिया इन्होंने ये तीनों मैटर्स जो है इनको क्यों दिया, अंडर ब्रिटिश क्राउन को क्यों दिया? क्योंकि वो चाहते थे इतने मतलब उनकी सोच ही छोटी थी, दूरदर्शी नहीं थे, वो सिर्फ उस समय के लिए सोच रहे थे कि यार फ्री में सब कुछ हो रहा है। जैसे कि ब्रिटिशर फ्री में कुछ नहीं देते थे, वो इस छोटी सी कीमत का बड़ा हर्जाना भरना पड़ता था। कहने का मतलब है कि फॉरेन ट्रेड्स जो वो खुद कर सकते थे वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, वो नहीं कर पाते थे। डिफेंस जैसे उनको लगता था जैसे कि हमारे अंडर आ जाएगी इनकी डिफेंस तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो उनका मकसद दूरगामी था, इनका जो मकसद था वो छोटा था। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से जो ब्रिटिश पैरामाउंसी लगाई गई इस ब्रिटिश क्राउन के आते ही ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि ब्रिटिश पैरामाउंसी लगाई जाती है। हालांकि जो ये थे 60% जो थे, ये टोटली जो है इनका ही शासन होगा, है ना। वो कहते हैं कि हम अपने शासन का विस्तार नहीं करेंगे, बस 60% ही हम जितना हमने जीता हुआ है हम उस पर ही शासन करेंगे। क्राउन कहती है ऐसा, कहती है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार इसका एक्सपेंशन नहीं करेगी। 60% है तो 60% पर ही भूभाग पर क्या करेगी, अपना शासन करेगी, रूल करेगी, पॉलिटिकल पावर दिखाएगी। तो कहने का मतलब है कि क्राउन के आते ही बहुत सारी घोषणाएं हुई, ब्रिटिश पैरामाउंसी लगाई गई, एंड देन बहुत सारी स्ट्रक्चरली जो मैकेनिज़्म बनाया गया, लाइक ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर इंडियन मिनिस्ट्री, देन
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो नया पद खोजा गया, फिर उसके साथ उसके जो काउंसलर जहाँ 15 मेंबर्स उसके साथ रखे गए सो दैट कि वो अंडरस्टैंड कर सके। इंडिया में अलग से हायरार्की बनाई गई, लाइक ऊपर से लेके नीचे तक, लाइक वाइसरॉय, फिर उसकी 2 सलाहकारी बॉडीज़ बनाई गई। इतना बड़ा इंडिया है तो उसको संभालने के लिए तो उनको चाहिए ही था। सो गाइज यहाँ पे हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो पहला एक्ट बनाया गया 1858 में, क्योंकि वी ऑल नो कि 1857 में हमारी क्रांति हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्राउन का रूल लाया, कंपनी को हटा दिया। उनको लगा कि कंपनी को हटा देंगे और एज अ पॉलिटिकल पार्लियामेंट की तरीके से, नए तरीके से हम क्या करेंगे, इंडिया को शासन करेंगे, इंडिया को अंडर में रखेंगे। और तो अब इस एक्ट में क्या क्या लिखा है वो हम एक लाइनबद्ध तरीके से पढ़ लेंगे। तो कहते हैं कि रूल ऑफ कंपनी का बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई और इसको रिप्लेस किया गया। ख़त्म नहीं हुआ था, रूल क्राउन का शुरू हो गया। अब इसको गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना गुड गवर्नेंस मतलब एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया, एक तरीके से एक बॉडी बनाई गई, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई सो दैट कि अच्छे से एक तरीके से रूल हो। और अगर ब्रिटिशर इस सिस्टम को चेंज ना करते, मान लो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल या ऊपर एक वाइसरॉय बनाया गया सो दैट कि अच्छे से रूल रेगुलेशंस हो सोसाइटी में, है ना, किस तरह से इलेक्शंस, मतलब धीरे धीरे हर चीज़ को इन्होंने सिस्टम को चेंज करा। तो अगर ये चेंज नहीं करते तो आज भी हम किसी राजा की प्रजा होते हैं। तो अंडरस्टैंड वाई ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ब्रिटिशर ने अगर सिस्टम को चेंज करा है तो कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेटिक भी हुए हैं, राइट। तो हम हर चीज़ में उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अच्छी करी, जो कि हमारे भविष्य को अच्छा दूरगामी देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। हम सबको पता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक सदस्य है या मेंबर है, उसको हेल्प करने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको 15 पार्लियामेंट्री काउंसिल की मदद से इंडिया पर शासन करता था। वह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, ठीक है। और ये हमें पता ही है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी था, क्योंकि उसको पूरी इंडियन मिनिस्ट्री को देखना है, हर चीज़ को देखना है, ट्रेड को भी देखना है, और साथ में उसकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चल रहा है, सोशल सिस्टम कैसे हो रहा है ना, जो गवर्नर है वो कैसे काम कर रहे हैं, एक निष्पक्षता हो रही है नहीं हो रही है। तो हम सब जानते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको रीनेम कर दिया गया वाइसराय से। सबसे पहला जो वाइसराय था वो हमारा कौन बनता है, कैनिंग। तो कैनिंग जो था वो सबसे पहला वाइसराय बनता है अंडर ब्रिटिश क्राउन रूल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, ब्रिटिश क्राउन को। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। तो हम सबको पता है कि 1 नवंबर को प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ने अपना मिंटो पार्क में इलाहाबाद के, और लॉर्ड कैनिंग ने ये क्या करा था, ये अनाउंसमेंट करी थी कि किस तरह से जो है। अब ये देखिए वाइसराय की एक टाइमलाइन दी गई, किस तरह से जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल अपग्रेड हुई, लोकसभा राज्यसभा डायरेक्ट नहीं आ गए, इसमें भी एक टाइम टू टाइम चेंजेस हुए हैं। अब जो भी एक्ट आएंगे वो काउंसिल से होते आएंगे। तो अगला हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय।